देख रहे हैं आवाज अड्डा। मैं हूं तमन्ना। क्या देश के कोर्ट अब देश चलाने का काम कर रहे हैं? आजकल कोई भी बड़ा मामला या मुद्दा उठा लीजिए, लगता है कि कोर्ट ही इस पर दिशा दिखा रहे हैं। फिर चाहे वो उत्तराखंड में सरकार का मामला हो, देश में सूखे की दिक्कत या कॉल ड्रॉप, यहां तक कि किस तरह का मेडिकल एंट्रेंस होना चाहिए या देश में क्रिकेट चलाने की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, इसे भी कोर्ट ही तय करता है। पिछले कुछ महीनों में हर बड़े मुद्दे को देख लीजिए, एनपीए की समस्या हो या दिल्ली में प्रदूषण, हर मामले पर कोर्ट फैसला देती है। तो क्या संसदों और विधानसभाओं का काम अब अदालतों में ही होगा? ऐसी नौबत क्यों आई है और क्या ये सही है? इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ा है एक बड़ा पैनल। बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रभात झा, कांग्रेस के प्रवक्ता पीएल पुनिया हमारे साथ हैं, जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी के साथ जुड़ेंगे, स्वराज अभियान के नेता और सूखे पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने वाले योगेंद्र यादव, जिनके पीआईएल पर आज बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वरिष्ठ वकील कामिनी जायसवाल हमारे साथ है, वरिष्ठ वकील ऐश्वर्या भाटी और एएलएमटी लीगल के पार्टनर हितेश जैन। तो नेताओं की भी राय आपको सुनाई देगी इस शो में, और वकीलों की भी, यानी पूरे लीगल सिस्टम को समझने वाले लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको सुनाते हैं कि राज्यसभा में आज वित्त मंत्री ने क्या कहा, अदालतों के कामकाज पर उनकी टिप्पणी सुनिए। We have already passed the appropriation bill. From where do I get this extra money outside the appropriation bill to comply with this direction of the Supreme Court? Can't you see, step by step, brick by brick, the edifice of India's legislature is being destroyed? We will tell courts to have a judicial review of presiding officers' rulings. We'll have budget making going on outside the appropriation bill. And if there is a taxation dispute between a center and a state, a major party says, let a judge now resolve it. So the taxation power also moves. ओके, अरुण जेटली जी जो पहले हिस्से में कह रहे थे, वो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सूखे पर निर्देश दिया उसी के संदर्भ में बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सूखे से निपटने के लिए एक और फंड तैयार किया जाए। वित्त मंत्री का कहना है कि बजट जब पास होता है तो वो संसद की सहमति से पास होता है, एक और फंड कहां से तय किया जाए। इसलिए सबसे पहला रिएक्शन हम लेंगे आज योगेंद्र यादव जी से। योगेंद्र यादव जी, देखिए, एक ओवरऑल जो सवाल हम पूछ रहे हैं, क्या हर मामले में कोर्ट ही दिशा तय करेगी? बड़े मामले पे हम थोड़ा सा 1 मिनट में आते हैं, लेकिन जो वित्त मंत्री कह रहे थे उसमें मैं पहले कह दूं, वित्त मंत्री अर्धसत्य बोलने के माहिर हैं। बात सही बोलते हैं लेकिन आधी बोलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंड बनाओ, वित्त मंत्री कहते हैं कहां से फंड बनाओ, लेकिन आधी बात बताना भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस संसद ने 2005 में जो कानून पास किया था, कानून जजों ने पास नहीं किया, कानून संसद ने पास किया था, वो कानून डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर एक्ट कहता है कि इस देश में डिजास्टर रिलीफ, डिजास्टर मिटिगेशन फंड होगा। ये संसद ने बनाया है। जज सिर्फ पूछ रहे हैं कि भाई साहब 10 साल हो गए, अब तक आपने नहीं बनाया, कब बनाओगे, अब बनाइए। तो जज केवल संसद के बनाए हुए कानून को पालन करवा रहे हैं, और ये दुर्भाग्य की बात है इस देश में कि जजों को ये बात कहनी पड़ रही है। बिल्कुल सही है कि हर चीज में जजों को घसीटना सही बात नहीं है, हर बात में कोर्ट कचहरी अपनी टांग फंसाएं, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसमें आप ये भी मान के चलिए कि दूसरी तरफ जो काम होने चाहिए वो हो रहे हैं। जब यूनिवर्सिटी कॉलेज अपना काम नहीं करेंगे, जब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी न्यूनतम जिम्मेवारी नहीं निभाएगी, जब बीसीसीआई तमाम तरह के स्कैंडल और फ्रॉड के अंदर शामिल होगी, तो कोई तो आएगा उनको रोकने के लिए कि नहीं, ये नहीं चल सकता है। ये जो सूखे वाला मामला है उसमें जज क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक न्यूनतम जिम्मेवारी जो राज्यों की, सरकार की, केंद्र सरकार की होती है, वो निभाने में असमर्थ हैं। और एक संवैधानिक व्यवस्था में जब दूसरे हिस्से अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी का निर्वाह करने में फेल हो जाते हैं, तभी जुडिशरी को आना पड़ता है। मैं स्वयं नहीं चाहता कि कोर्ट हर चीज में आए, मैं इसका हकदार नहीं हूं, लेकिन आप मानते हैं कि वो ये व्यवस्था पैदा हुई है, ये हमें एक ऐसा देश बनाना होगा जहां दूसरे लोग अपना काम करें। ओके, तो प्रभात झा जी, सिंपल जो थियोरी है योगेंद्र यादव जी की, कि कोर्ट ऐसा करने पर मजबूर है क्योंकि जो काम जिसे करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं।
चाहे वो सूखे से निपटने का मामला हो या मेडिकल एंट्रेंस का मामला हो या एनपीए का मामला हो, ब्लैक मनी का मामला हो, जो सरकार को करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। देखिए, देश की सरकार को जनता चुनती है और देश में संसद और राष्ट्रपति संविधान के सबसे बड़े माने जाते हैं प्रमुख, और संसद कानून बनाने का सबसे बड़ा स्थान माना जाता है। कार्यपालिका की अपनी ताकत है, शक्तियां हैं, विधायिका की अपनी शक्तियां हैं, न्यायपालिका की अपनी शक्तियां हैं। एक दूसरे का इंक्रोचमेंट करना ये मुझे लगता है उचित नहीं है। जो आपके सामने आज विवाद आ रहा है, जो योगेंद्र जी ने भी कहा कि नहीं होना चाहिए, हम सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय के किसी भी बात पर विवाद करें, ये दुख का विषय। ये न्यायालय को भी सोचना चाहिए कि देश की जनता को या मीडिया को या चैनल को आज न्यायपालिका पर क्यों बहस करना पड़ रही है। हम कहीं इंक्रोचमेंट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं राजनीतिक दल न्यायालय का उपयोग तो नहीं कर रहे। ये सब चीजें आज न्यायालय के विचार पर ये बातें आ गई हैं और मुझे बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है, देश की समस्या का समाधान करने का प्लेटफॉर्म विधायिका का विधानसभा है, विधानमंडल है, संसद है, लेकिन दुर्भाग्य से जो कुछ भी हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। और आज जो विवाद हम यहाँ पर वाद विवाद भी कर रहे हैं, वह भी न्यायालय के लिए मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। उन्हें क्या करना नहीं करना सबकी अपनी शक्तियां हैं। हाँ, न्यायालय सर्वोच्च है, वो निर्णय देता है, लेकिन हर बात अगर जो संसद में फैसला होना है, संघीय प्रणाली में राज्य में जो बातें होनी है, अगर वो सब बातें वो तय करेंगे। अब धीरे धीरे जो अभी अरुण जी ने कहा, ये एक दुख है। न्यायालय का हस्तक्षेप होना चाहिए, लेकिन जहां कोलैप्स हो जाए संविधान वहां होना चाहिए। मैं ये मानकर चलता हूं, धारा 300 आपके संविधान में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 361 के क में प्रावधान है कि कोई भी प्रक्रिया चाहे विधानमंडल की हो, विधानसभा की हो या लोकसभा की हो, राज्यसभा की हो, उसमें उसके निर्णय पर कहीं पर भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभात झा जी, लेकिन आप ये देखिए। एक मिनट तमन्ना, एक मिनट। अगर सूखे का मामला है, क्या देश के प्रधानमंत्री गैर जिम्मेदार हैं? क्या देश के कृषि मंत्री गैर जिम्मेदार हैं? क्या देश के सारे मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदार हैं? ऐसा नहीं मानना चाहिए। प्रक्रियाओं के तहत इंक्रोचमेंट किसी को करने का अधिकार नहीं है। इससे सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं बेहद दुख के साथ कह रहा हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए। आज जो वाद विवाद भी हो रहा है, ये न्यायालय पर नहीं होना चाहिए। नहीं तो दो पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो गए हैं हमारे पैनल पर। योगेंद्र यादव जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। प्रश्न पूछ लूं प्रभात जी से? मैं आपके पास लौटती हूँ, आप प्रश्न जरूर पूछे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम जो सारे पैनलिस्ट हैं उनका पहला जो व्यू है बेसिक टॉपिक पर वो जान ले। कामिनी जायसवाल जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसमें देखिए दो पहलू हैं। एक है कि क्या कोर्ट कहीं ना कहीं लाइन क्रॉस कर रही है, या फिर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि देश में जनता को भरोसा है तो कोर्ट पर है, और इसलिए हर मामला आखिर में जाकर कोर्ट के पास आ जाता है। ये शर्म की बात है। हम नहीं करेंगे पर कोई और ना करे। लोग मरते रहे सूखे की वजह से, तो हम सूखे की स्थिति हम देखते रहेंगे, पर न्यायालय के पास कोई अगर जाए तो न्यायालय अपना हाथ झाड़ ले कि ये तो हमारा काम नहीं है। लोग मरते रहे, भूखे प्यासे मरते रहे, उनको हमको फुर्सत नहीं है, हम पार्लियामेंट नहीं चला सकते, कुछ नहीं कर सकते, पर न्यायालय हस्तक्षेप ना करे, यही चाहते हैं वो। क्या कहा अभी योगेंद्र जी ने कि एक कानून है, अगर आप उस कानून का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, और आपके पास कोई जाता है तो क्या न्यायालय क्या अपने दरवाजे बंद कर लेगी, लोगों को मरने देगी? मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कहना हम नहीं करेंगे, हमारे पास हर चीज में फंड्स की कमी हो जाती है। अभी उनको अपना कुछ करना हो तो फंड्स की कमी कोई नहीं होती है। न्यायालय ने तो जो फंड है उसमें से खर्च करने को कहा है। मतलब हस्तक्षेप की बात तो पॉलिटिशियंस फट से कर लेते हैं, पर वो अपना काम नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, पर न्यायालय कुछ ना करे। ओके, पीएल पुनिया जी, ये सारा सिलसिला जो शुरू हुआ, वाकई जो ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ, जहां सबसे पहले जुडिशियल एक्टिविज्म की बात हुई, वो यूपीए सरकार के दौरान हुई थी। आपको याद होगा, तब जब यूपीए सरकार थी, तब ये शिकायत आपकी तरफ से भी आता था कि कोर्ट अपनी हद कभी कभी पार करती है, क्योंकि 2G का मामला हो या कोल स्कैम का मामला हो, बार बार केंद्र सरकार को कोर्ट ने कटघरे में खड़ा किया।
तब बीजेपी उसको लेकर काफी खुश थी, आज शायद नहीं है। लेकिन आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं कोर्ट को आगे आना पड़ा क्योंकि नेताओं ने वो काम नहीं पूरे किए जो उनको करना था। देखिए तमन्ना जी, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि अधिकांश देशों में जो सरकार के पॉलिसी डिसीजन है उनको चैलेंज कोर्ट में नहीं किया जाता और कोर्ट उनको एंटरटेन भी नहीं करते। ये सही है कि सरकार चुनी हुई, जनता की चुनी हुई सरकार है, लेकिन ये सरकार भी संविधान के अंतर्गत काम करती है और जुडिशरी भी संविधान के अंतर्गत काम करती है। कोई ऐसा दृष्टांत मैं नहीं समझता कोई आया हो कि जुडिशरी ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों को बढ़ के कोई काम किया हो। जब संविधान उनको अलाउ करता है उन विषयों पर अपना एडजुडिकेट करने के लिए, निर्णय देने के लिए, अगर वो एंटरटेन करते हैं, अगर वो सरकार हाथ पर हाथ धर के अगर बैठ जाती है, उसके लिए कोई निर्देश देते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो जनहित में है, जनता के हित के खिलाफ नहीं है, तो उसमें कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये मैं सही कह रहा हूं कि मानता हूं कि बात बात में जुडिशरी को अवॉइड करना चाहिए और एक स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए कि ये एग्जीक्यूटिव को, सरकार को, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसको अपने स्तर से कार्रवाई करें। लेकिन जुडिशरी को तत्काल ये कह देना कि वो अपनी हद पार कर रही है, अधिकारों की सीमा को लांघ रही है, वो किसी तरह भी उचित नहीं है। ओके, हितेश जैन जी, आप पूरे लीगल सिस्टम को बहुत बारीकी से देखते आ रहे हैं और आप भी मानेंगे कि ये प्रोसेस शुरू हुआ था 2010 से, अब भी चल रहा है, क्योंकि एक परसेप्शन बन गई है कि अगर सही और जो अंतिम फैसला आएगा वो कोर्ट की तरफ से आएगा, जो सबको एक्सेप्टेबल होगा, जो सब मानेंगे। – 2010 का जो माहौल था तब एक कमजोर सरकार थी और कोई डिसीजन नहीं लेने वाली सरकार थी, तो उसके चलते हुए जब सरकारें कमजोर होती है, जब सरकारें डिसीजन लेती नहीं है, जब इलीगैलिटीज होती है, सरकारें कोई एक्शन ही नहीं लेती है, तब जुडिशरी जब एक्ट करती है, वो दूसरा फेज होता है। पर अभी आपके सामने कुछ मामले आए, जैसे नीट के मामले में जो मेडिकल एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट है उसके मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, या ड्राउट के मामले में जो फैसला आया अदालतों का कि फॉर एग्जांपल आप आईपीएल मैचेस आप शिफ्ट कर लो ताकि उससे ड्राउट के प्रश्न सुलझे जाएंगे। तो ये जो उदाहरण जो अभी हमें जो दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल परसों जो कोर्ट का जो फैसला था डीजल व्हीकल्स के मामले में या टूरिस्ट कार्स के मामले में, अभी ये जो सारे फैसले हैं, तो अगर हम संविधान की बात करते हैं और सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं, तो आज अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अगर अपनी सीमाएं उल्लंघती है तो आप उनको सुप्रीम कोर्ट में कटघरे में रख सकते हो। पर जब जुडिशरी अपनी सेपरेशन ऑफ पावर की दायरा जब उल्लंघन करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट को कहां पर रखेंगे? तो ये कहना कि हद है, मेरे हिसाब से पिछला जो पैनलिस्ट थे पुनिया जी, वो भी मानते हैं कि जुडिशरी अपने हद के आगे जा रहे हैं, पर ठीक है, आज कन्वीनियंस के लिए वो आज उनका ये रख रहे हैं। पर मेरे हिसाब से आज आप आम जनता में पूछे, स्टूडेंट से पूछे, सब जगह एक ही सवाल है कि सरकारें क्या अदालतें सरकारें चला रही है, तो ये गंभीर विषय है और इसके ऊपर एक गंभीर रूप से चर्चा होनी चाहिए। केसी त्यागी जी, ये परसेप्शन तो जरूर है कि अगर कोई सही फैसला आएगा, जो फाइनल फैसला आएगा वो कोर्ट की तरफ से आएगा। ऐसी क्यों नौबत आ गई है कि लग रहा है कि कोर्ट ही पूरे देश को चला रही है एक रूप से? नहीं, संविधान ने सबकी लोकतांत्रिक व्याख्याएं की हैं और सबके लिए सीमा रेखा भी खींची है। अभी कामनी जी विधायिका और कार्यपालिका पर सवाल उठा रही थी। आपातकाल में सारे फंडामेंटल राइट समाप्त हो गए थे। मैं जेल में था, मुझको ना बोलने का अधिकार था, ना लिखने का अधिकार था, ना सभा करने का अधिकार था। तब जुडिशरी कहाँ थी? तभी तब क्या हो गया था जुडिशरी को? अगर हम लोग बेल के लिए अप्लाई करते थे तो हमारी बेल की एप्लीकेशन भी जुडिशरी नहीं सुनती थी। तो सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं और ये सही है कि विधायिका और कार्यपालिका जब अपने अपने कर्तव्यों में कभी कभी लगता है कि ढील है, कमजोरी है, जैसे सूखे वाला मामला है, ये उठा है, बिल्कुल उठना चाहिए। अब क्यों नहीं वहां की महाराष्ट्र की सरकार को ये देखना चाहिए था
कि यहाँ इतना भयंकर भीड़ में लातूर में सूखा पड़ा है, ट्रेन जा रही है और आप इतना छिड़काव करके पानी का और आईपीएल करा रहे हैं, तो कई बार जब हम लोगों से भी कुछ कमियां खामियां हमारे संचालन में होती हैं, अब जैसे सूखा है तो डिजास्टर मैनेजमेंट को चाहे स्टेट का हो सेंटर का हो मिलकर के जिस तरह से करना चाहिए था, तो जो संवेदनशील लेखक पत्रकार बुद्धिजीवी हैं, अगर वो जाते हैं अदालत में, पशु मरे पड़े हैं, चारा नहीं मिल रहा है, दूर दूर तक पानी नहीं है जी, तो कई बार जब सरकारों की तरफ से लगता है हर किसी लापरवाही है, तो कई एक्टिविस्ट जाते हैं, उनको राहत भी मिलती है। लेकिन जहां हमारे जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो वहां एक लिमिटेड ही मैं दोबारा कह रहा हूं, अपनी सीमा रेखा में रहते हुए न्यायपालिका को दखल देने का अधिकार है। न्यायपालिका की दखल पे फिर सुप्रीम कोर्ट को भी अलग से कानून बनाने का अधिकार है, वो भी कई बार हुआ है। इसलिए हम सब अपनी अपनी सीमाओं में रहें। जनता के जो डे टू डे के बर्निंग इश्यूज हैं उसमें हम सुप्रीम कोर्ट को झांकने का मौका ना दें। लेकिन मनरेगा का था नहीं, जैसे त्यागी जी पूरे सूखे के मामले में बिहार पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की और सवाल उठाए कि बिहार ये मानने को तैयार ही नहीं कि वहां कितनी क्या समस्या है। गुजरात पर भी सवाल उठे। तो हर दायरे में हम देख रहे हैं कि जहां पर काम नहीं हुआ है कोर्ट वहां पर सामने आती है। और इस पर ऐश्वर्या भाटी जी अगर आप भी कमेंट कर लें कि ऐसी नौबत क्यों आ रही है। साफ तौर पर पब्लिक परसेप्शन में हितेश कह रहे हैं कि पब्लिक परसेप्शन कुछ और है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में इस वक्त ये बात निकल कर आ रही है कि कोर्ट ही सबको सही करेगा, अपना डंडा चलाएगा, तभी काम होगा इस देश में। देखिए तमन्ना जी, ये आप 2010 की बात कर रहे थे, ये 2010 की खाली बात नहीं है। ये तो त्यागी जी जो कह रहे थे कि इमरजेंसी टाइम और 1970s 80s में जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कंसेप्ट कॉइन हुआ था, लिटिगेशन में एक कंसेप्ट होता है लेजस फेयर का, वो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नॉर्म है। वो लेजस फेयर का मतलब ये होता है कि जो एग्रीव्ड पर्सन होता है वो ही जाके केस को कर सकता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मेरा कोई राइट वायलेट हुआ है। उस लेजस फेयर के कंसेप्ट को पूरा डाइल्यूट करते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट में, और ऐसा किसी और दुनिया के कोर्ट में नहीं है, ये बता दूं मैं आपको, ये खाली हिंदुस्तान का एक स्पेसिफिक तरीका है जो भी जज मेड लॉ है। PIL कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, पर जज मेड लॉ है। और ये जरूरी था क्योंकि एक मास सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को उसका सोशल और पॉलिटिकल राइट नहीं मिल पाता। देखिए, तो इसलिए कोई नई बात नहीं, ये चलती आ रही है। पर सेपरेशन ऑफ पावर्स भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट है। देखने में कई बार ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा लांघ रहा है, कई पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादातर बहुत ज्यादा लगता है। कॉमन सिटीजन की अगर बात करें तो आज भी इस देश में खाली 2 ही इंस्टीट्यूशंस है जिसपे कॉमन आदमी को भरोसा है, एक जुडिशरी है और वो भी सुप्रीम कोर्ट, और दूसरा आर्मी। कॉमन सिटीजन को और किसी भी इंस्टीट्यूशन पे इतना भरोसा नहीं है जितना 2 इंस्टीट्यूशंस पे है। लेकिन ये कहने के साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के से भी ऊपर एक चीज है कि डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से बना है कि जो तीनों ऑर्गन्स हैं वो तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर चेक और बैलेंस रखें। अभी जो त्यागी जी ने इमरजेंसी के टाइम की बात करी, वो ऐसा समय था तमन्ना जी जब ADM जबलपुर के नाम का एक बड़ा सेलिब्रेटेड डिसीजन आया था, जहां 9 हाई कोर्ट्स ने वन वॉइस में ये कहा था कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ कैन नॉट बी डाइल्यूटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को हटाते हुए और पूरी तरह ओवरटर्न करते हुए रिवर्स कर दिया जी, जो राइट टू लाइफ है वो इन इमरजेंसी में हट सकता है। लेकिन उस समय में देखिए कौन खड़ा हुआ, उस समय में पार्लियामेंट खड़ी हुई, उस समय में लेजिस्लेचर खड़ा हुआ और उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाए जिसमें ये उन्होंने लिखा कि राइट टू लाइफ कैन नेवर बी टेकन अवे इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, ये बहुत जरूरी है। नीट वाले फैसले पे अभी टिप्पणी हो रही थी, तो नीट वाले फैसले पे मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि वो तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का प्रीवियस डिसीजन था, उसी को उन्होंने ओवरटर्न करा है, रिव्यू में ओवरलुक वापस उसको देख के और वो किया है। तो इसके कोई क्लियर कट आंसर्स नहीं है, राइट और रॉन्ग आंसर। ये बहुत ही एक मतलब
एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें अपनी अपनी मर्यादा में रहते हुए जुडिशरी का काम कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत बिल्कुल एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि गवर्नेंस में इंटरफेरेंस अननेसेसरीली नहीं होना चाहिए। लेकिन जी अभी डिबेट को ओपन करते हैं, केसी त्यागी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आपको। गवर्नेंस में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन गवर्नेंस अगर सही तरीके से नहीं हो रही है तब कौन सामने आएगा? केसी त्यागी जी। कामनी जी, आपकी जानकारी के लिए अभी एक जज के द्वारा सेक्सुअल हरेसमेंट का जो केस है वो राज्यसभा में आया हुआ। मेरे दो मित्र बैठे हुए हैं राज्यसभा के। आपकी जानकारी के लिए भ्रष्टाचार के भी कई मामले, अभी जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी बिल आ रहा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम यहां नहीं कर सकते आपके सामने। नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में, मैं अगर ज्यादा बढ़ के ना कहूं तो 100 से ज्यादा मामले सेक्सुअल उत्पीड़न के भी और कई और फेक एनकाउंटर के भी सेना के खिलाफ भी है। तो कोई होली बुक इस समय नहीं है, ना हम है, ना जुडिशरी है, ना न्यायपालिका है, ना कार्यपालिका है, ना विधायिका है, लेकिन सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। अब उस जज जुडिशरी के बारे में क्या कहेंगे जिसके सेक्सुअल हरेसमेंट का उसके जूनियर के द्वारा किए गए केस पर महाभियोग का मामला राज्यसभा में है? तो क्या सारे देश के जज इसी तरह के हैं? कामनी जी, तो यूनिवर्सल आप मत कीजिए। और मुझे बुरा लगता है, मैं माफ करना, मैं एक विनम्र राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और मैं मानता हूं कि हमारे भी अपनी कुछ मर्यादाएं हैं। हमने अपने सार्वजनिक जीवन में कोई गलत काम नहीं किया है। जब एक गलती को लेकर के पूरी पॉलिटिकल क्लास को आप लोग गाली देते हैं तो क्या चाहते हैं? देश से लोकतंत्र खत्म हो जाए? क्या सैनिक तानाशाही हो जाए या कोई मिलिट्री कू हो जाए? जो राजनीतिक जीवन में लगे हुए कार्यकर्ता इस देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ नागरिक विषय पे हो रही है। ओके जी, योगेंद्र यादव जी एक पॉइंट रखना चाहते हैं, फिर कामनी जायसवाल जी आप जवाब दें। जी योगेंद्र यादव जी। मैं तो लगभग जिसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहते हैं वो कहना चाह रहा था कि हम चर्चा किस चीज पे कर रहे हैं। क्या हम चर्चा ये कर रहे हैं कि इस देश के जज दूध से धुले हैं या नेता दूध से धुले हैं या नहीं? ये तो शायद चर्चा नहीं है। क्या हम ये चर्चा कर रहे हैं कि सरकार को सरकार चलानी चाहिए या नहीं? ये तो चर्चा का विषय नहीं है। बड़ी साधारण सी बात हम कर रहे हैं कि क्या जुडिशरी को जब इन सरकार के जो पॉलिसी के मैटर्स होते हैं, सरकार की चीजों में जब जुडिशरी ने दखल दिया है, क्या वो उचित है या नहीं है? और मैं फिर भी सिंपली पुट योगेंद्र यादव जी, चर्चा का बिंदु यही है कि ऐसी नौबत क्यों आई है। सब अग्री करते हैं कि ऐसी नौबत आई है कि सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट को तो मैं उसी पे अपने झा जी को, आगे बढ़ना प्रभात झा जी को मैं यही कहना चाहता हूं जी, मैं यही प्रभात जी से पूछना चाहता हूं। प्रभात जी, अगर संसद कोई कानून बनाए जिस कानून में लिखा हो कि ऐसा डिजास्टर रिलीफ फंड, मिटिगेशन फंड बनेगा, उस कानून में लिखा हो कि एक डिजास्टर नेशनल प्लान बनेगा, 10 साल तक सरकार उसको लागू ना करे, कोर्ट को कुछ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? हुजूर, जब संसद एक कानून पास करे जिसका नाम है मनरेगा और जिसके अंदर लिखा हो कि इस देश के हर नागरिक को ग्रामीण क्षेत्रों में जॉब कार्ड वाले को अपना रोजगार मांगने का अधिकार है, और जब सरकार अपने ही एस्टीमेट के हिसाब से जितना पैसा देना चाहिए वो न दे, अपने ही नियमों का उल्लंघन करके कम पैसा दे, कोर्ट सरकार से पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता? अगर भारत सरकार एक दस्तावेज बनाए जिसका नाम है मैनुअल फॉर ड्राउट मैनेजमेंट, और अगर उसके हर पैराग्राफ का उल्लंघन करे, तो सज्जन यहाँ कह रहे थे कि 2010 में सरकार काम करने वाली नहीं थी। ये जो सरकार काम करने वाली है, इसने अक्टूबर बिल पास हो जाए तो क्या अपने ड्राउट मैनेजमेंट मैनुअल के हर पैराग्राफ का उल्लंघन किया इस सरकार बनाई है? नहीं, एक प्रभात झा जी, सिंपल जो योगेंद्र यादव जी ने बहुत क्लियरली अपना क्वेश्चन रखा है। एक बार जब सांसद कानून में प्रभात झा जी इसका जवाब दे रहे हैं। हितेश, मैं अदालत केवल कह रही है कि आप अपने कानून के 44 नंबर सेक्शन को लागू कीजिए। ओके, प्रभात झा जी। देखिए तमन्ना जी, योगेंद्र जी ने जो कहा है, मैं ये मानकर चलता हूं कि अगर संविधान के तहत पार्लियामेंट कोई निर्णय लेता है और वो फॉलो नहीं करता है, अगर उसके लिए कोई जाता है तो सरकार भी, लेकिन अभी सूखा पर सब कुछ हो रहा है। जैसे हमारे बड़े भाई केसी त्यागी जी ने कहा, सारी बातें चल रही है, लेकिन हो क्या गया है कि अदालत से डिग्री लेना और अदालत से निर्देश लेना और देश के सामने सब बात प्रस्तुत करके राजनीतिक
तौर पर जब हम असफल हो जाते हैं तो हम जुडिशरी का सहारा लेते हैं। ये राजनीति का केंद्र न बने, राजनीतिक तड़प का केंद्र न बने। हम बार बार, अभी देखिए मैं और बात कह रहा हूं आपसे तमन्ना जी, बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट को अपने जजमेंट के साथ, एक मिनट दुख नहीं, आप हंसी से उत्तर दे दीजिए, लेकिन उत्तर तो दीजिए मेरे प्रश्नों का। क्या हाईकोर्ट को यह लिखना चाहिए कि राष्ट्रपति राजा नहीं होता है? गुजरात अपने को यह न समझे कि वह गुजरात है तो क्या हो गया? क्या ये टिप्पणी करना चाहिए? निर्णय देने का काम है, टिप्पणी देने का काम नहीं है। और खास करके इस देश के एक्टिविस्ट को समझना चाहिए कि इस देश के सांसद, विधायक, संसद, विधायिका, कार्यपालिका पर भी विश्वास रखना चाहिए। हाँ, आप जाइए जरूर। अब योगेंद्र जी ने कहा है किसी भी फंड में अगर पैसा नहीं पहुंचा है और उसके लिए अगर वो गए हैं तो सरकार चिंता करेगी, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं अपनी अपनी शक्तियों के तहत, अपनी सीमाओं के तहत जी, लेकिन सरकार, योगेंद्र यादव जी का जो पॉइंट है कि 10 साल से सरकार ने वो काम नहीं किया है, अविश्वास होता है, तो वो किसके पास जाए? नहीं, अविश्वास क्यों होना चाहिए? नहीं, अविश्वास है, मान लेते हैं कि अविश्वास है, तो वो क्यों है अविश्वास? और फिर लोग कहाँ जाए? कामिनी जायसवाल जी। नहीं, लोग जाएं, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन न्यायालय को भी अपनी सीमा को देखना चाहिए। अभी त्यागी जी ने कहा जुडिशरी कहां चले गई थी आपातकाल में, जब हम जेलों में थे, कोई बोलने वाला नहीं था। सवाल यह है कि आप इंक्रोच क्यों करना चाहते हैं? आप बुलडोज कार्यपालिका को अविश्वास, इंक्रोच हो रहा है, कामिनी जायसवाल जी, बुलडोज हो रहा है, इंक्रोच हो रहा है, बुलडोज हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? कामिनी जायसवाल जी। अगर न्यायपालिका आपको कहती है कि ये आपका कर्तव्य है, आप कर नहीं रहे हैं, आप इसको करिए, तो ये बुलडोजिंग हो गई। आप लोग जो करते हैं वो बुलडोजिंग नहीं है। मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने सिर्फ ये कहा कि न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करती है जब कोई काम जो करना है कार्यपालिका को या राजनीति को, और वो नहीं करते हैं। और जब न्यायपालिका में लोग तभी जाते हैं जब उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को या अथॉरिटीज को दे दिया होता है, बिल्कुल सीधे कोई नहीं। और 6-6 महीने 8-8 महीने वो रिप्रेजेंटेशन पड़े रहते हैं और उसमें कुछ नहीं होता है, उसका कोई जवाब नहीं आता है। फिर उसके बाद ही आर्टिकल 32 या 226 जो भी है उसमें पिटीशन डाला जाता है। और ये जहां तक टिप्पणियों की बात कर रहे हैं, टिप्पणी ये नई टिप्पणी दे रहे हैं कि न्यायपालिका ये कर रही है, न्यायपालिका उन्होंने कुछ कह दिया तो ये न्यायपालिका टिप्पणी ना दे। आपने अगर कामिनी जी, एक मिनट, राष्ट्रपति संविधान का सर्वोच्च होता है और उस पर अगर कोई संविधान में कोई जज टिप्पणी करे तो संविधान का उल्लंघन है या उसका समर्थन? क्या बताइए कामिनी जी, आप जब कह रही हैं राष्ट्रपति को आपने क्यों कहा है आपको पूरा देखिए, कोई टिप्पणी को, आपको टिप्पणी को पूरे कॉन्टेक्स्ट में लेना पड़ेगा। सिर्फ एक टिप्पणी को कहीं से अखबार में कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं और आपने वो कह दिया, लेकिन क्या राष्ट्रपति सारे कॉन्टेक्स्ट में क्या देख रहे हैं आप? क्या ये कहना आप बोलते हैं उत्तराखंड में गवर्नमेंट क्यों नहीं है? आप ये कहते हैं, आपने ये कहा कि उत्तराखंड में क्यों गवर्नमेंट जुडिशरी ने इंटरफियर किया, आपने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। अल्टीमेटली हुआ क्या? ये इतना समय कोर्ट का बर्बाद करने के बाद फ्लोर टेस्ट हुआ और वही हुआ जो 1 महीना पहले हो जाना चाहिए था। अब आप लोग करेंगे जो अपनी, आप लोग सब जगह पॉलिटिक्स खेलेंगे और फिर बोलेंगे कि जुडिशरी इंटरफियर कर रही है। जी नहीं, एक और पॉइंट जो रखा था प्रभात झा ने कि ये एक तरह का कवच हो गया है ऑपोजिशन के लिए। पीएल पुनिया जी, एक जो ताजा एग्जाम्पल मन में आता है, जब अगस्ता वेस्टलैंड की पूरी बात चर्चा हो रही थी संसद में, उसमें कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि इसमें अब जो भी जांच हो, सीबीआई की जांच हो, जो जिस भी तरह की जांच हो, वो कोर्ट के निर्देश में हो, कोर्ट के अंडर हो। ऐसा क्यों है? क्या सीबीआई पर भरोसा नहीं है? इस बार भी कोर्ट की तरफ आप लोग देख रहे हैं? नहीं, तो इसमें कौन नई बात हमने कह दी है? पहले हमेशा हुआ है, कोर्ट ने स्वयं भी आदेश किए हैं, सरकार के या पार्टीज के अनुरोध के ऊपर भी कोर्ट मॉनिटर्ड, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी बनी है। और अभी भी जो काले धन के ऊपर बना हुआ है वो भी कोर्ट के मॉनिटर, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर्ड एसआईटी है। तो ये कोई अजीब बात नहीं की। और ये इसके पीछे कारण है, जब देख रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से बायस होके
और झूठे सबूत इकट्ठे करके जो सबूत मौजूद हैं उन पर कार्रवाई ना करके और एक तरफा एक व्यू ले रही है, तो ये विचार रखा गया था। तो इसमें कौन गलत बात है? आजकल दरअसल दिक्कत क्या है, जिसको जो आदेश सूट नहीं करता, जिसको पसंद नहीं है, तो फिर वो आक्षेप लगाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। ये जितनी भी पृष्ठभूमि में आज बातें चल रही है वो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में चल रही है। उत्तराखंड में क्या हुआ ये पूरी अच्छी तरह से पता है। जिस तरह से संविधान का उल्लंघन हुआ, जिस तरह से जो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, नहीं बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल सही है पीएल पुनिया जी, लेकिन इसमें जो सवाल एक उठा, एक जो सवाल उठा पुनिया जी कि 1 महीने पहले जो काम होना चाहिए था, नहीं जो इसमें सवाल उठा कि आखिर उत्तराखंड का जो आपने एग्जाम्पल उठाया वो बहुत जरूरी है नहीं है तो आप उस पर आक्षेप लगाना शुरू कर दें। ये कुछ तरह में मैं इस बात नहीं पुनिया जी, पीएल पुनिया जी, उत्तराखंड के संदर्भ में एक जरूरी बात, एक जरूरी पॉइंट उत्तराखंड के संदर्भ में जी, लेकिन इस तरह से आक्षेप लगाना मुनासिब नहीं है। ओके, जैसे उत्तराखंड के संदर्भ में आपने फैसला लिया कोर्ट ने जी, एक मिनट तमन्ना जी, पुनिया जी जो बात कर रहे थे, मुझे अपना पॉइंट रखने दीजिए। एक जो पॉइंट है उत्तराखंड के पूरे मामले में, कोर्ट चाहती तो वो प्रेसिडेंट्स रूल को रिवोक कर सकती थी और इस पर फाइनली फैसला हुआ, फ्लोर टेस्ट भी कराया, लेकिन कोर्ट का ऑब्जर्वर वहां पर उसके अंडर फ्लोर टेस्ट होगा, वीडियोग्राफ होगा, एक बंद लिफाफे में उनके पास फाइनल रिजल्ट जाएगा जो सामने आएगा। क्यों हुआ ऐसा? ये लोग अदरवाइज होने नहीं देते। एग्जैक्टली, ये क्या मैसेज देता है कि भरोसा नहीं है नेताओं पर, पॉलिटिशियंस पर, विधायकों पर भरोसा नहीं है। हितेश जैन जी, अंडरलाइंग मैसेज को देखिए, भरोसा नहीं है इसलिए कोर्ट को ही करना पड़ेगा। ये मैसेज आज जा रहा है या नहीं? देखिए, एक बात मैं कहना चाहती हूँ तमन्ना जी, ये मैसेज बिल्कुल जा रहा है, पर एक और बात है, पुनिया जी ने जो ऑगस्टा के मामले में जो रखी थी, तो पिछले जो मामले जहां पर एसआईटी थी वहां पर इनएक्शन था। कोल स्कैम में कोई एक्शन नहीं था, 2G स्कैम में कोई एक्शन नहीं था, तब कोर्ट ने एसआईटी लगाई थी। पर ऑगस्टा में तो सरकार ने एक्शन लिया है, सरकार इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी अगर इनको दिक्कतें हो रही है वो इन्वेस्टिगेशन में, तब वो इनके कन्वीनियंस के लिए कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। मैं समझ सकता हूँ सरकार ने कहा, मैं कुछ कहना चाहूंगी, मैं समझ सकता हूँ कुछ कहना चाहूंगी। 2 साल तक अगर कहते थे कि इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं होने वाला है, तब बात अलग है। यहाँ पर एक्शन पर उनको एतराज है। और जहाँ तक उत्तराखंड का भी मामला है, नहीं, इसमें हितेश जैन जी, आप सिंपल देखिए, कांग्रेस कह रही है कि आप कोर्ट के अंडर इस इन्वेस्टिगेशन को करें क्योंकि हमें सीबीआई पर भरोसा नहीं है। वही सीबीआई जिसे कांग्रेस के समय पर कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को काम करने दीजिए और फिर उसके बाद देखिए, कांग्रेस ने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। नहीं, कांग्रेस ने कभी भी सीबीआई के में हस्तक्षेप नहीं किया। आपके मिनिस्टर को हटाना पड़ा था, कांग्रेस ने क्या बात कर रहे हैं आप? ये सरकार खुल्लम खुल्ला हटाना पड़ा था हस्तक्षेप। ये सरकार खुल्लम खुल्ला सीबीआई का, ईडी का, सबका दुरुपयोग कर रही है। इनके मिनिस्टर को हटना पड़े था क्योंकि ये कोल गेट में हस्तक्षेप कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन में। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो चाहे कुछ हो, जब तक ये पुलिस रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, पुलिस को इंडिपेंडेंट नहीं करेंगे, तब तक ये सब चलता ही रहेगा। जिसकी सरकार होगी उसी का पिंजड़ा होगा। नहीं तो यही हम पीएल पुनिया जी को याद दिला रहे थे कि जब कोर्ट ने कहा कि सीबीआई पिंजरे में बंद पैरेट है, तोता है, तब यूपीए की सरकार थी और उसी सीबीआई पर आपको आज भरोसा नहीं, तो दिक्कत कहाँ है? वो सिस्टम में है या फिर कोर्ट की गलती है? ये सरकार एनडीए उसको तोता, अपना पिंजरे का तोता बनाना चाहते हैं। इसी पे हमें आपत्ति है और इसलिए मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर्ड एसआईटी इसकी जांच करें, इसीलिए हमने कहा है। जी नहीं, तो आप कह रहे हैं कि तब भी तोता था पिंजरे में और अब भी तोता है पिंजरे में? नहीं था, उस समय नहीं था, उस समय ये मास्टर बदल गया है, तो फिर क्यों कोई विश्वास करे? सीबीआई की जांच पे क्यों विश्वास करे? क्या काम है सीबीआई का? ऐश्वर्या भाटी इसमें आना चाह रही जी। बीजेपी हमेशा इसी तरह सोचती है कि मैं ये कहना चाह रही हूँ तमन्ना जी, बदे हुए तोता है।
जी ऐश्वर्या, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज तो क्लियरली आपको अपने डिस्कशन में भी आज सबको दिख रहा है कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस होती है, सबके लिए नहीं, पर हाँ ज्यादातर मेजॉरिटी का यही हाल है कि वो अपॉर्चुनिज्म और पॉलिटिकल ऑफ कन्वीनियंस के हिसाब से अपना अपना स्टैंड बदलते रहते हैं। पर देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जुडिशरी का रोल वॉचडॉग का जरूर है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जुडिशरी को भी अपना जो दायरा है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और दो बातें हैं, देखिए दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान में अभी भी लिटिगेशन इतना आसान नहीं है, तो जो इंसान सब जगह से हार जाता है, बेबस हो जाता है, वही आके कोर्ट की शरण लेता है। लेकिन साथ ही साथ ऐसी एक बड़ा नंबर ऑफ लोग हैं जो पब्लिसिटी काइंड ऑफ लिटिगेशन करते हैं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रूव करने के लिए लिटिगेशन करते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए, ईगो के लिए। अगर आप मेरी बात को, आपको यकीन नहीं हो तो मंडे और फ्राइडे को आप सुप्रीम कोर्ट में, चीफ कोर्ट में आके थोड़ी देर बैठ के देखिए कि किस तरह तरह की PILs और रिट पिटिशंस वहां फाइल होती हैं और किस तरह तरह के मामले उठाए जाते हैं, जो ज्यादातर मामले ये एक फिल्टर के थ्रू जाता है। कोर्ट डिसाइड करती है कि कौन से PIL को वो एंटरटेन करेगी और कौन से को नहीं करेगी। वहीं पर वो सवाल उठता है कि कहाँ एट द थ्रेशोल्ड सारा खत्म हो जाता है। लेकिन जो जुडिशरी का वॉचडॉग का रोल है, लेकिन जुडिशरी की खुद की इनहेरेंट प्रॉब्लम्स भी हैं। जुडिशरी में खुद में भी अब करप्शन की बहुत सारे इश्यूज हो गए हैं। जो डिलेज का प्रॉब्लम है, जो पूरा ह्यूमंगस तरीके से खड़ा होता जा रहा है, तो ये सारी चीजें भी जुडिशरी को देखनी पड़ेगी। एक बात मैं और आपको याद दिलाती हूँ, देखिए हमारा देश अकेला ऐसा देश है जहां जजेस सेलेक्ट देमसेल्व्स, और ये दुनिया में किसी देश में नहीं होता कि जजेस सेलेक्ट देमसेल्व्स। और ये एक देखिए ये कोशिश रही है सरकार की तरफ से, इस सरकार की तरफ से ये एक कोशिश रही जुडिशियल सिलेक्शन पर एक स्टेप लेने का, जो जुडिशरी ने उसको बिल्कुल नहीं माना। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसका एक और पहलू है, देखिए जब सरकार पर कमेंट करती है जुडिशरी, कोर्ट तो पसंद नहीं आता, लेकिन कभी कभार सरकार के लिए कोर्ट के फैसले उनके कठिन काम को आसान कर लेते हैं। कुछ बड़े फैसले जो सरकार खुद नहीं लेना चाहती है, डरती है पॉलिटिकल कारणों की वजह से, वो कोर्ट कर लेते हैं उनके लिए। क्या ऐसा भी होता है हमारे सिस्टम में? इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, जाइएगा नहीं। आवाज अड्डा पर आज बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट पर चर्चा हो रही है। हम पूछ रहे हैं कि क्या आजकल कोर्ट ही देश को चला रहा है, और ऐसी नौबत क्यों आई? आप कोई भी बड़ा मुद्दा देख लीजिए, चाहे वो काले धन का हो, चाहे वो NPAs की बात हो, यहां तक कि डांस बार के लाइसेंस कितने देने चाहिए, क्यों नहीं दिए, और कैसे कैसे उसमें रूल्स होने चाहिए, हर चीज में कोर्ट का दखल है। और क्यों ऐसी नौबत आई है? क्या इसलिए आई है क्योंकि जिन सरकारों को अपना काम करना है पूरा, वो नहीं कर रहे हैं? इस पर हम चर्चा करें। बहुत ही बढ़िया पैनल हमारे साथ मौजूद है, जाने माने लोग जो इस पूरे सिस्टम को समझते हैं और हमें समझा रहे हैं कि क्यों ऐसी नौबत आई है। योगेंद्र यादव जी, आपने कई पॉइंट्स ऑफ व्यू सुने, और एक बात तो साफ है, नेताओं के बीच में ये फीलिंग है कि कहीं ना कहीं कोर्ट अपना लाइन क्रॉस कर रही है। और एक और बात, ये एक पॉलिटिकल टूल भी बन गया है। कई ऐसे PILs दिखती हैं जो उस समय की सरकार को चैलेंज कर रही है। देखिए, एक बुनियादी बात समझ लीजिए, कोर्ट का काम ही होता है सत्ता के निरंकुशता से लोगों को बचाना। इसलिए जाहिर है कि ऑपोजिशन में जो भी होगा, या तो ऑपोजिशन पार्टी में होगा, किसी आंदोलन में होगा, जिसको सत्ता के माध्यम से अपने काम नहीं करवा सकता, जाहिर है वो कोर्ट में जाएगा। इसमें क्या नई बात है? और इसलिए हमेशा ऐसा होगा कि जब PL पूनिया जी सत्ता में होंगे तो वो कहेंगे कोर्ट बड़ी अमर्यादित हो रही है, और जैसे ही विपक्ष में आ जाएंगे कहेंगे अरे कोर्ट तो बहुत अच्छा काम कर रही है। ये बात जहाजी पे भी लागू होती है। इस तरह का पाखंड तो बड़ा सामान्य चीज है, लोकतंत्र में हमेशा होता है, और इससे साबित होता है कि क्यों आपको कोर्ट कचहरी चाहिए। लेकिन इसे ऑपोजिशन को आप केवल ये ना समझिए ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन का मतलब ये भी होता है जो लोग एक परमानेंट माइनॉरिटी में, अगर आप पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं तो पेड़ तो आके वोट डालेंगे नहीं,
कोई तो आके वोट डालेगा ना, कोई तो आके कहेगा कि आप नहीं कर सकते। आप जानवरों के साथ जो कर रहे हैं कोई तो बोलेगा। अगर आप आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के हिस्से का पानी पी रहे हैं तो वो भविष्य की पीढ़ियां अपना वकील तो ला नहीं सकती, कोई तो बोलेगा उनके लिए। ओके। कोर्ट का ये काम होता है, इसीलिए न्यायपालिका की अवधारणा बनी है। इसमें कोई भी न्याय अपनी लाइन का उल्लंघन नहीं है। हमारे देश में बात थोड़ा बढ़ गई है, बढ़ इसलिए गई है कि जिन दूसरे लोगों ने जो अपने काम करने थे वो करने छोड़ दिए। आप सिंपल दूसरी चीज छोड़ दीजिए, कोर्ट को भूल जाइए। इलेक्शन कमीशन आज इतनी बड़ी भूमिका क्यों अदा कर रहा है जो 25 साल पहले नहीं करता था? वो इसलिए क्योंकि बाकी संस्थाओं को जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने छोड़ दिया। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की इतनी भूमिका क्यों हो गई है? क्योंकि एक न्यूनतम जो कायदा संगठनों के भीतर मर्यादा होनी चाहिए थी वो मर्यादा टूट गई है। और इसमें कोई शक नहीं है कि कोर्ट को भी मर्यादा में रहना चाहिए। जहां तक इमरजेंसी की बात है, मैं खुल के कहने को तैयार हूं, वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में शर्मनाक अध्याय था जिसके लिए जस्टिस चंद्रचूड़ ने बाद में सार्वजनिक माफी मांगी थी। तो बिल्कुल अगर कोर्ट गलत काम करते हैं रोकना चाहिए। अगर वहां भ्रष्टाचार है जरूर उनको आप रोकिए और उनकी निरंकुशता नहीं होनी चाहिए। लेकिन न्यायपालिका को कम से कम इतना तो करने दीजिए कि इस देश के कानून को लागू करे। और इस सूखे वाले केवल वही हो रहा है और कुछ भी नहीं है। हमें इसे रूलिंग और ऑपोजिशन पार्टी के नजरिए से नहीं देखना। नहीं, एक मिनट प्रभात जी, इस विषय को सिर्फ रूलिंग और ऑपोजिशन और बीजेपी और कांग्रेस वो नहीं, बिल्कुल वो इसका एक फैसेट है, वो इसका एक हिस्सा है पूरे डिबेट का। क्योंकि वो एक फैसेट है, क्योंकि वो बदलते रहता है। ये डिपेंड करता है कि किसकी सरकार है, कि सुप्रीम कोर्ट से अकाउंटेबिलिटी डिमांड कौन करेगा। ओके, इस पर आते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन एक एग्जाम्पल लेकर मैं सवाल पूछना चाहती हूँ हमारे सारे नेताओं से जो बैठे हैं इस पैनल पर। सेक्शन 377 का एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू किया, उसके बाद एक रिव्यू में कहा कि ये हटना चाहिए, लेकिन ये फैसला लेना है लेजिस्लेटिव को, ये फैसला पार्लियामेंट में होना है। वो नहीं करेंगे क्योंकि वो देखेंगे। सब कह रहे हैं कि ये हटना चाहिए। हर पार्टी ने आकर कहा है। प्रभात झा जी आपकी पार्टी ने भी कहा है ये निकलना चाहिए। पीएल पुनिया जी आपकी पार्टी ने भी कहा है निकलना चाहिए इस पर, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो अब देखिए तमन्ना जी बहुत साफ बता रहा हूँ, फाइल करी थी तो ये बात मैं सुनिए तमन्ना जी, जो सुप्रीम कोर्ट जो न्याय चाहते हैं वो कहाँ जाएंगे? सब विषय पर लॉ जुडिशरी डेवलप लॉ बना रहे हैं तो आपने ये इस विषय पर भी बना दो कोई कायदा, सुप्रीम कोर्ट ने बना देना चाहिए। नहीं, आप नहीं करेंगे। देखिए यही तो एग्जाम्पल है, नहीं करेंगे तो एग्जाम्पल है। जब कोर्ट ने कहा कि अच्छा आप अपना काम कीजिए, हम इसमें नहीं पढ़ते, तब आपने नहीं किया। ओके प्रभात झा जी। देखिए तमन्ना जी, इसको पैरेलल मत बनाइए। मैंने पहले से कह रहा हूं कि हर की अपनी अपनी कार्यपालिका की, विधायिका की, न्यायपालिका की अपनी सीमाएं हैं और एक दूसरे को बुलडोज इंक्रोच करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हाँ, न्यायपालिका सुप्रीम है और अगर उस पर योगेंद्र यादव जी ने कोई मामला लगाया है तो उन्होंने सरकार को कहा है, मानता हूं मैं इस बात को, लेकिन जो जहां पर है उसको करने। अगर मान लीजिए कोई पार्लियामेंट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस आर्टिकल को एबोलिश करना है, तो अगर वो एबोलिश नहीं होता तब तक क्या ऐसा करेंगे? मेरा मानना यह है कि न्यायालय पर कोई विवाद हो या वाद हो, बातचीत हो, या देश में ये लगे कि न्यायालय ही सब कुछ चला रहा है, कोई बात न बने तो संसद में ये इतने चुने हुए प्रतिनिधि हैं। भारत विश्व का बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, क्या उसको अविश्वसनीयता के नहीं? प्रभात झा जी, लेकिन आप देखिए ना, जो पॉइंट बार बार रखा जा रहा है कि अगर सरकार अपना काम करेगी, अगर सिस्टम अपना काम करेगी तो कोर्ट को दखल देने की जरूरत नहीं। मैंने आपको सेक्शन 377 का एग्जाम्पल दिया। शनि चिंगनापुर में महिलाओं के जाने का आप एग्जाम्पल देख लीजिए। कोर्ट के देखिए मैं फिर कह रहा हूं, क्या कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद ही ये हो पाया, उसके बाद फटकार लगानी पड़ी। नहीं, सवाल ये नहीं है क्या पार्टियों के कंसेप्ट क्लियर नहीं है? सारी पार्टियों ने कहा कि महिलाओं को जाना चाहिए, हाजी अली में जाना चाहिए, जहां जाना चाहिए। तो कौन इन्फोर्स करेगा? क्यों जरूरत पड़ी कि कोर्ट आके हर चीज को इन्फोर्स करे? तो कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया, क्या कोर्ट को ये नहीं कहना चाहिए कि सरकार इसकी व्यवस्था करे?
तो जब सरकार ने नहीं की व्यवस्था, फिर अगर कोई संस्था चाहे कि हम विश्वसनीय बनेंगे, यह उचित रास्ता नहीं माना जा सकता। तो विश्वसनीयता क्यों गायब हो गई है? केसी त्यागी जी, आप बताएं कि विश्वसनीयता क्यों और कहां गायब हो गई है? और सेक्शन 377 का उदाहरण मैंने दिया, प्रभात झा जी ने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन ये एक एग्जाम्पल था जहां कोर्ट ने कहा कि आप अपना काम कीजिए, आप नियम बदले, आप फैसला कीजिए इस पर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बिल रखा गया था, प्राइवेट मेंबर बिल, उसको सबने इग्नोर किया, और जिसने रखा था उनकी पार्टी ने भी इग्नोर की, जो पीएल पुनिया जी की पार्टी थी। अरे तमन्ना जी, क्या इसका मतलब है कि करेंगे नहीं? जो सरकार चला रहे हैं उनके लोगों ने अपील फाइल करी थी उच्चतम न्यायालय में। केसी त्यागी जी, विश्वसनीयता क्यों गायब हो गई है? नहीं, क्या हम संसद की जो सार्वभौमिकता है, जो अनिवार्यता है, क्या हम उस पर भी सवाल उठा रहे हैं? पिछले 2 महीने में 3 बार सूखे पर बहस हुई है जी। प्रभात झा जी की पार्टी के जो कृषि मंत्री हैं उसके वक्तव्य से और जो काम किया गया है उससे हम सहमत नहीं है। उसमें जितनी गतियां आनी चाहिए थी उस पर हमारी इनसे भिन्नता है, लेकिन जनता के सरोकारों को लेकर के या ज्वलंत प्रश्नों को लेकर के कुछ और सोशल एक्टिविस्ट हमसे ज्यादा एक्टिव हैं, ऐसा करके मैं नहीं मानता हूं। 3 बार की बहस में इतनी गर्मागर्म बहस हुई है और सरकार ने काम भी किए हैं, लेकिन जितनी हमारी इच्छाएं अपेक्षाएं हैं हमें लगता है उसके हिसाब से कम हुई हैं। उससे पहले ओलावृष्टि हुई, 2 दिन तक संसद में हंगामे रहे, हमने सारे जितने भी ज्वलंत प्रश्न हैं उस पर हम संसद को गर्म करते हैं। तो खाली हम लोगों के नेताओं का ये काम हो गया है, पाखंड हो गया है, तो कोई होली कुरान तो कोई है नहीं, किसी क्षेत्र में भी कोई नहीं है। और हम कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ अपने आप ऐसे ही आ गए हैं, हम किसी बड़े बाप की औलाद नहीं है। तो बैठ करके सारे पॉलिटिकल लोगों को एक तराजू से हाँकना, ये कामनी जी माफ करना भाई, मुझको ये अच्छा नहीं लगता, चूंकि मैं आपके नोबेल प्रोफेशन के बारे में कोई टीपा टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। 3 बार हुआ, उसके बाद भी मान लिया हमारे मित्र योगेंद्र जी को लगता है कि जितना काम राहत का बुंदेलखंड में होना चाहिए था, मैं इनसे एग्री करता हूं। मैंने इनके सवाल को स्वराज अभियान के उठाया था कि वो वहां घूम के आए हैं और जिस तरह का होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। हाँ, नहीं हुआ, मैं मानता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ये मैं आपसे भी कह रहा हूं और अपने मित्र योगेंद्र जी से भी कह रहा हूं, जब तक सरकारी मशीनरी इफेक्टिव नहीं होगी, इनके कोर्ट के बाद भी नहीं उस तरह का हो पाने का है। और जहां तक इसका पीआईएल का है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी कह चुके हैं कि लोगों ने धंधा बना लिया इसका। नहीं, चीफ जस्टिस तो ये कहते हैं कि हमारे पास लोग नहीं है, बहुत सारा लोड है। फिर भी वो भी है, फिर भी इस ही सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि हर मामला कोर्ट में है, हर मामला कोर्ट में, हर चीज कोर्ट संभाल रही है। तो ऐसा फिर क्यों हो रहा है? आप कामनी जायसवाल जी, आप देखिए, अब जो बड़ा मामला आएगा सामने 3 तलाक का, ट्रिपल तलाक का, ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। शायद ये एक मामला है जो अगर सरकार चाहेगी कि कोर्ट ही इसको निपटा दे, ताकि उन्हें इसमें कोई भी पॉलिटिकली इनकरेक्ट कदम ना लेना पड़े। फिर ये देखिए, खुद कोर्ट सरकार चाहेंगे कि कोर्ट निपटाए ताकि उस पे कोई उसका पॉलिटिकल रिपरकशन ना हो, और फिर कहेंगे कि कोर्ट दखल अंदाजी करती है। कोर्ट दखल अंदाजी नहीं करती है। कोर्ट के सामने लोग मुद्दे लेकर जाते हैं और कोर्ट अगर देखती है कि ये उसके कानूनी दायरे के अंदर है तो कोर्ट उसमें आपको ऑर्डर देती है और डायरेक्ट करती है सरकार को कुछ करने के लिए। मतलब ये पता नहीं क्यों, ये मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को गाली नहीं दे रही हूं, मैं तो ये कह रही हूं कि कोर्ट अपने दायरे में रहकर काम करती है और कोर्ट को दखल अंदाजी तब हो कि जब कोर्ट उठा के कोई मामला अपने आप ले ले। अगर सिटीजन्स जाते हैं कोर्ट के पास कि ऐसा होना चाहिए और ये हो नहीं रहा है, हम बात ये भी कर रहे हैं कि कोर्ट अपना दायरा भी उल्लंघन कर रही है। नहीं तो वही ये कामनी जी से मत कहिए, तमन्ना जी सब कुछ जी एक करके जी। प्रभात झा जी, आपका कमेंट और फिर केसी त्यागी। देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है, कामनी जी, राजनीतिक लोग जनता ही चुनती है और इसलिए जनता के चुने हुए लोगों पर प्रश्न चिन्ह लगाना, हाँ वो गलत भी हो सकते हैं,
लेकिन जज सही हैं और जनप्रतिनिधि गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहते हैं जनता, देखिए जनता चुनती है। देखिए, और आज जो कुछ भी काम हो रहा है उससे सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी पर, उसकी सर्वोच्चता पर कहना चाहती हूं। जैसे विधायिका की सार्वभौमिकता पर आप सवाल उठा रही हैं, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता पर भी सवाल उठ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। नहीं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये अब देखिए अगला कदम है। नेता को जनता चुनती है और वही नेता कहता है कि अगर डैम में पानी नहीं तो मैं क्या करूं, पेशाब करूं वहां जाके। वो है नेता। वैसे भी नेता हैं, हर तरीके के नेता हैं। ये कोई सब नेता को एक आलोचना गिना जा सकता। जी, कैसे आलोचना तो आलोचना करिए, पर ऐसे भी नेता है ना, और नेता है क्योंकि किसी न किसी की गाड़ी वो कर ली तो आपने उसको मार दिया। सीधी बात है कि इंडिविजुअल केसेस है, नेताओं में भी है, जजों में भी है। जी, एक मिनट, केसी त्यागी जी और फिर हितेश जैन। कामिनी जी, आज सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि भारत सरकार क्रिकेट टीम का चयन करे, तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बोलने के लिए आपने कहा है? कामिनी जी का कहना कि क्रिकेट टीम भी वही करे। केसी त्यागी जी का पॉइंट आप सुन लीजिए, केसी त्यागी जी का पॉइंट सुन लीजिए और फिर कामिनी जी और योगेंद्र यादव जी। सुप्रीम कोर्ट का चयन की बात नहीं करी है। सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई गया था कि बीसीसीआई में इतनी धांधली हो रही है और इसलिए बीसीसीआई का इसलिए एक कमीशन बनाया गया और जस्टिस लोढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। उन्होंने एक बॉडी बनाई जो इस बार मामले में गई, उसने एक रिपोर्ट दिया और फिर उसने जब ओके, केसी त्यागी जी, कई प्रश्न ऐसे हैं। कामिनी जी, अगर मेरे घर में अगर कोई धांधली भी हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले को एंटरटेन करेगा? हितेश जैन जी एक मिनट, हितेश जैन जी एक मिनट। केसी त्यागी जी पॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट, आप फिर सुन लीजिए। केसी त्यागी जी, मैं राज्यसभा की जनरल पर्पज कमेटी का मेंबर हूं। पिछले सप्ताह वहां पर बैठक भी हुई और उसमें तय हुआ कि कौन से मामले सब जुडिस हैं, कौन से नहीं हैं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के सवाल पे हमारा सरबाज जी का विवाद है, ये कोर्ट में चला गया। ना तो ये इसका फैसला ईमानदारी से कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं। इसलिए कोर्ट जो फैसला करेगा उसको ये भी मानेंगे, हम भी मानेंगे। ऐसे ही 3 तलाक का मामला है, सुप्रीम कोर्ट दखल दे रही है। ये भी संविधान, सुप्रीम कोर्ट दखल दे रही है, कहिएगा। आप तो बोलने भी नहीं देती हैं भाई। चलिए आप ही बोल लीजिए, आप ज्यादा विद्वान हैं। नहीं, बोलिए, पूरी कीजिए अपनी बात। नहीं, विद्वान की बात नहीं है। त्यागी जी, बात पूरी कीजिए आप अपनी बात। उन्हीं को बोलने दीजिए ना, वो तो बिल्कुल किसी को बोलने नहीं दे रही। नहीं, वो सुन रही हैं आपकी बात। हम नहीं कहेंगे। जो अदालत का फैसला होगा राम मंदिर बाबरी मस्जिद के मामले में, जन्मभूमि के मामले में, हम उसको मानेंगे और ये भी मानेंगे। कुछ फ्रिंज एलिमेंट है जो नहीं मानेंगे। हम नहीं कहेंगे कि अदालत ने गलत किया है। ऐसे ही 3 तलाक वाला मामला है, ये भी संविधान कहता है, उसके प्रम्बल भी है कि सबको अपने धर्म और विश्वासों को मानने का अधिकार है। और अगर ये मांग उठनी भी है तो मुस्लिम महिलाएं उठा लें, हमारा ये मानना है, या फिर सुप्रीम कोर्ट तय करे। सुप्रीम कोर्ट जो तय कर देगा वो इनको भी मानना चाहिए, हमें भी मानना चाहिए। और कुछ संवैधानिक व्याख्याएं ऐसी हैं जो संविधान सभा में बहस के दौरान तय नहीं हो पाई थी। सारी चीजें नहीं तय हुई, जैसे गवर्नर के राइट्स हैं, तब ये व्यवस्था ऐसी नहीं थी। अंत में मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि थोड़ा ही समय बचा है। हितेश जैन ने और प्रभात झा ने दोनों ने एक सवाल उठाया था। योगेंद्र यादव जी, आप ही के पास में आ रहे हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट कितना सुप्रीम है और उनकी कहां पर एक्सप्लेनेशन होगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी कहां है। इस सरकार ने ऑलरेडी एक अटेम्प्ट किया है एनजेएसी के साथ ये तय करने के लिए कि कौन चुनेगा जज, वो रिबफ हो चुका है। लेकिन ऐसे आपको लगता है और अटेम्प्ट होंगे आने वाले दिनों में? हो सकते हैं, होने चाहिए। किसकी कहां सीमा है? लोकतंत्र में ये केवल कागज पे नहीं लिखा जाता, अंततः लोक लाज से तय होता है। अगर अदालतें अपनी सीमा का अतिक्रमण करेंगी, जरूरत से ज्यादा करेंगी, बार बार करेंगी, सड़क पे लोग हंसना शुरू कर देंगे। जिस दिन हंसना शुरू कर देंगे उस दिन लोकलाज खत्म, लोकलाज का पर्दा गिर जाएगा और अदालतों को पीछे जाना पड़ेगा। आज की तारीख में अदालत अगर हावी दिखती है, उसका कारण ये है कि हमारे राजनीतिक तंत्र में लोगों को जो काम करना चाहिए था, हमारी विधायिका को, हमारी सरकार को, हमारे अफसरों को, जिनका हम नाम नहीं ले रहे हैं, इन सबको जो काम
काम करना चाहिए उसमें वो लोग पीछे हो गए हैं। रही बात जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की, कामनी जी आपके पैनल पे बैठी हुई हैं, प्रशांत भूषण जी हैं, ये दो लोग PIL के लिए जाने जाते हैं और हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए कि ये लोग जो कि रोज जजों के सामने PIL लेके जाते हैं, इन्हीं लोगों की हिम्मत है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में बोलने की। केवल इन लोगों ने साहस दिखाया है सुप्रीम कोर्ट के जजों का नाम लेके उनके भ्रष्टाचार के बारे में उंगली उठाने की। तो इस देश में कृपया करके हमें झूठी चीजें न बनाएं, डिवाइड न बनाएं। PIL बनाम जुडिशरी की वो जो हिम्मत बिल्कुल। रखते हैं। ऐश्वर्या जी, अंत में क्योंकि सीमित समय बचा है, अधिकारों के लिए भी लड़ेंगे, आज जो पब्लिक न्यायपालिका के लिए भी लड़ेंगे, न्यायपालिका की पब्लिक परसेप्शन है कि जो अकाउंटेबिलिटी के लिए सुप्रीम भी कोर्ट लड़ेंगे। कहेगा वो सबको एक्सेप्टेबल होगा, वो सही होगा और उस पर डिस्प्यूट नहीं होगा। वो एक पोजीशन जो है उसकी रिस्पेक्ट है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का एक रोल है हमारी डेमोक्रेसी में। एक बहुत अच्छी सी कहावत है जो मुझे याद आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल नॉट बिकॉज इट इज राइट बट सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल बिकॉज इट इज द फाइनल। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस गलती नहीं करते, ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पे भी होती हैं, पर जो आज का ये हम देख रहे हैं, ये 65-68 सालों का जो गवर्नेंस डेफिसिट है, वो गवर्नेंस डेफिसिट इस तरह से मैनिफेस्ट हुआ है कि जो कोर्ट्स हैं वो आज ज्यादा पावरफुल। गवर्नेंस डेफिसिट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहीं ना कहीं ये आज का नहीं, 65-67 सालों हम तो कह रहे हैं कि 65-67 सालों का, ये हम कह रहे हैं कि पूरा जुडिशियल एक्टिविज्म की कहानी पहले हमने हाल ही में सुनी 2010 में, तो किस सरकार की बात नहीं है, लेकिन सरकारों के काम में खामी पाई गई है, इसलिए कोर्ट सामने आते हैं और तब तक शायद आते रहेंगे जब तक जनता का विश्वास सरकारों से ज्यादा कोर्ट में ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ इस खास आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।